नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, हम लोग आज डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 8 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी, चाहे वह सीएचएसएल हो, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, गवर्नमेंट क्लियर्स 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन इंडस इन लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख जैसा कि यह अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यानी वर्ष 2019 में यह अस्तित्व में आया और पहले यह जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था। तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 यानी 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और यह जानकारी किसने दिया, ये भी ध्यान रखना, जल शक्ति मंत्रालय ने। तो अभी लद्दाख में सिंधु नदी पर 113 यानी 113 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ छोटी परियोजनाएं। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही छोटी परियोजनाएं, तो यहाँ छोटी परियोजनाएं ही स्थापित की जा सकती हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ बड़ी परियोजनाएं स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो अगर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सिंधु नदी के बारे में, तो यह कैलाश मानसरोवर लेक से निकलती है और लेह शहर इधर है, तो लेह के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेह है, तो लेह के किनारे बसा हुआ है और लेह होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से सिंधु की सहायक नदियों पर छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जिस पर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश ये अब चूंकि बन चुका है। तो इस तरह से सिंधु आयुक्त और जल आयोग ने इसकी मंजूरी दी है। और यह परियोजनाएं, ये यानी 8 परियोजनाएं कहाँ अवस्थित की जाएंगी, लेह एवं कारगिल। इसमें 2 जिले हैं, यहाँ देख रहे हैं पैंगोंग सो यह झील है, यह एलएसी रीजन भी है, गलवान इस समय जो विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसमें यह जो परियोजनाएं हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है दुर्बुक श्योक, और श्योक क्या है, नदी भी है। श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी से ऊपर से जो आने वाली सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक है, गिलगित है, नुब्रा है, हुंजा है, स्कार्डू है, शिगार है, ये सब सहायक नदियां हैं दोस्तों। इस तरह से बाएं ओर की सहायक नदियां चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शंकु, नीमू चिलिंग और रोंगडो, रतननाग, कारगिल में मैंगडुम सांगरा, कारगिल में ही हुंडरमैन और तमाशा, यह 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। और यहाँ पर देखिए दिया भी है, 19 मेगावाट की है, कोई 18.5 मेगावाट की है, तो कोई 24 मेगावाट की है। इस तरह से सिंधु नदी पर परियोजनाओं का विकास धीमा रहा है, खासकर कहाँ, लद्दाख क्षेत्र में। तो अब तक केवल 2 परियोजनाओं महत्वपूर्ण जो हैं, सहायक सिंधु की सहायक नदी सुरु नदी भी सहायक नदी है, ध्यान रखना दोस्तों, तो 44 मेगावाट की चुटक परियोजना, ये कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आ चुका है। इसी तरह से सिंधु नदी पर 45 मेगावाट की निम्बो बागजो परियोजना, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरह से यह सिंधु नदी में बात की जाती है, तो ये सारी नदियां, सहायक नदियां, जो बड़ी सहायक नदियां हैं जैसे चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये सब पाकिस्तान चली जाती हैं। तो इस तरह से इसमें ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में ही रह जाती है। वह कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड यानी रोहतांग दर्रे से राबी नदी निकलती है और ब्यास कुंड से ये, तो यहीं पर अब देखिए, यहीं से राकसताल लेक से आ रही है और हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करते हुए अब यहाँ पर देखिए ये दोनों नदियों का मिलन कहाँ होता है, पंजाब के कपूरथला, सुना होगा दोस्तों, यहाँ रेल कोच
कोच फैक्ट्री कारखाना भी है और यहीं इसको हरिके बैराज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से यह सिंधु नदी पानी को लेकर लेकर सतलज नदी ब्यास के पानी को लेकर के जाती है और चेनाब में मिल जाती है, और झेलम भी इसी में मिल जाती है, रावी भी इसी चेनाब में मिल जाती है, फिर चेनाब जा करके सिंधु में मिल जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसी तरह से दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, सितंबर 1960 में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख अयूब खान के बीच हुआ था। तो उसमें यह बात की गई थी कि ऊपर से, यानी पूरब और पश्चिम, या कह सकते हैं कि ऊपर से, जैसे इंडस, सिंधु, चेनाब, झेलम, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, ब्यास, रावी और सतलज नदी का पानी भारत प्रयोग करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 80 और 20 का रेशियो है, यानी 80% पानी सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% हमारा भारत। इसी तरह से सतलज, ब्यास और रावी का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। तो यह समझौता हुआ था, लेकिन इसमें अभी काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों के बीच समझौता कब हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, WTO सेड इंडिया टुक सेवरल स्टेप टू ईज ट्रेड ड्यूरिंग 2015 एंड 20। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमारत WTO की दिख रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन ने समीक्षा की है, वो भी इस समय हालात आप देख सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में यहाँ पर WTO ने कहा है कि भारत ने जो कई उपायों को लागू किया है, जिसमें आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं और शुल्क निकासी को सरल बनाना शामिल है। जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। WTO का मुख्यालय भी कभी कभी आ जाता है, तो कहाँ है? जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के। तो भारत द्वारा 2015 से शुरू की गई व्यापार सुविधा पहलों में भारतीय सीमा शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की स्विफ्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, बंदरगाह पे सीधे डिलीवरी और सीधे एंट्री की सुविधाएं और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का अधिक इस्तेमाल शामिल है। ऐसा कौन कह रहा है? WTO कह रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन ने 6 जनवरी से शुरू हुई भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा, याद रखेंगे इसको TPR कहेंगे, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, उक्त बिंदुओं का जिक्र किया। किसने? WTO ने किया। तो TPR के तहत सदस्य देश की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की व्यापक समीक्षा की जाती है। और भारत में जो आखिरी बार जो TPR, यानी क्या कहेंगे TPR, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2015 में हुआ था, तो 5 सालों के बाद हुआ है। तो व्यापार संस्था ने कहा, पिछली समीक्षा के बाद से भारत की व्यापार नीति मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही। साथ ही WTO ने कहा कि भारत ने व्यापार नीति के साधनों जैसे टैरिफ, निर्यात कर, न्यूनतम आयात मूल्य, आयात निर्यात प्रतिबंध, लाइसेंस प्रणाली पर निर्भरता को जारी रखा। और यह समीक्षा सोचिए ऐसे समय हो रही है, दुनिया एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, यानी हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है। अब यहीं पर थोड़ा सा WTO के बारे में जान लीजिए। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके पहले जो डायरेक्टर थे इसके रॉबर्टो एजवेडो थे। अब जो बन गए हैं नोजी ओकांजो इवेला, ये नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? आबुजा है। और नाइजीरिया, याद रखना, जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। वहीं पर बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन पिछले 2001 से तहस नहस कर रहा है पूरे नाइजीरिया को। तो यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश हैं 164। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। दोस्तों यह WTO का दिया गया है लोगो। और याद रखेंगे कि यह समझौता, यानी यह गैट के तहत, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड
के तहत सिल्क रूट की शुरुआत से लेकर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के निर्माण, यानी इसी के तहत 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि यह 1944 में ही आ गया था दोस्तों, ध्यान रखें। उसी के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना भी की गई थी और यह जाकर के अंतिम रूप लिया 1995 में। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित है इस रोहिंग्या नामक जो यह कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और यह शरणार्थी के रूप में इनको जीवन गुजारना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ स्थितियां अलग नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में भारत में कई रोहिंग्या शरणार्थी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में रिपोर्ट आई है कि जो है वाई रोहिंग्या आर बिकमिंग ए थ्रेट टू एवरी कंट्री इंटरनेशनली इंक्लूडिंग इंडिया, यानी भारत सहित विश्व के देश आज रोहिंग्या शरणार्थी के लिए संकट का कारण बन चुके हैं। तो रोहिंग्या जो संकट है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ रहा शरणार्थी संकट है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक लगभग 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। इनके समुदाय में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही, जिसकी वजह से इन्हें शरण देने वाले म्यांमार से लेकर बांग्लादेश के लिए यह मुसीबत बन चुके हैं। भारत में भी यह लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे हैं दोस्तों। और रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार, अब देखिए म्यांमार कहाँ है, अगर हमारे भारत के प्रदेश में बात किया जाए तो म्यांमार यही तो है। तो म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव इलाके में, चटगांव शस्त्रागार सुना है ना, तब हमारे भारत का ही भाग होता था। 1935 में म्यांमार भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश 1971 में बना। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उससे पहले भारत का भाग था। 1947 में जब स्वतंत्रता हुई, भारत 2 भागों में बंट गया, तो यह पूर्वी पाकिस्तान। तो चटगांव शस्त्रागार, मास्टर सूर्यसेन यहाँ से लौ जलाए हुए थे। यहीं ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में दोस्तों। तो ये सब हमारे ही अंग थे दोस्तों। तो इस तरह से अराकान प्रांत से आकर रहने लगे थे यह शरणार्थी, कब? 1400 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर इनमें से बहुत से लोग 1430 में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारी मीखला के राज में आकर रहने लगे थे, नौकर थे। बढ़ती आबादी, अपराध एवं गतिविधियों में लिप्तता की वजह से 1982 में राष्ट्रीयता कानून पास करने के बाद इन्हें नागरिकता देने से म्यांमार ने इनकार कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से भारत सरकार ने वर्ष 2017 में संसद में बताया कि भारत में 14,000 से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। यह वह संख्या है जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर में पंजीकृत है। यद्यपि एजेंसियों का अनुमान है कि यहाँ पर 40,000 से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में भी अभी पाया गया है। उसी कारण यह चर्चा में है न्यूज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये फैलते चले जा रहे हैं। तो यह इन देशों के लिए संकट कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पर आवाज उठाई जा रही है, चाहे वह म्यांमार हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, सब चिंतित है इनकी वृद्धि को देखते हुए। म्यांमार सरकार 2014 में कार्रवाई जो की गई गणना, जो रिपोर्ट के अनुसार रखाइन की कुल आबादी 21 लाख थी, इनमें उन्होंने 10 लाख रोहिंग्या को शामिल नहीं किया था। रखाइन से पलायन करके ये लोग थाईलैंड, बांग्लादेश में शरण लिए, भारत में भी घुसपैठ करने की कोशिश की। दोस्तों बांग्लादेश तो इसके लिए 1 लाख शरणार्थियों को रहने के लिए एक द्वीप, जो कि अभी 20 साल पहले खोजा गया है, द्वीप समुद्र है, 6 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ है। उस द्वीप का नाम याद रखना भासर चौर द्वीप है। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो यहाँ पर उनके लिए बनाने के लिए $350 मिलियन की लागत से बनाया गया है और अब कुछ शरणार्थियों को यहाँ से भेजा जा रहा है। तो इस तरह से, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश से ये कहा कि ध्यान रखेंगे, चूंकि यह भासर चौर जो द्वीप है, यहाँ पर सुनामी वगैरह या की वजह से, समुद्री तूफान आने की वजह से यह क्षेत्र संकटग्रस्त क्षेत्र है। ऐसे में कहीं इन लोगों की जान खतरे में ना पड़ जाए। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने एकदम निश्चित किया है कि ऐसा कोई नहीं, वहां पर पूरी फेंसिंग कर
कर दी गई है, चार दीवारी बना दी गई है। इससे जो है उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से 1 लाख शरणार्थियों को बांग्लादेश इन्हें भासर चौर द्वीप में रहने के लिए जगह बनाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में यह देख सकते हैं कि भारत लगातार, कह सकते हैं कि अमेरिका के लगभग कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां हमारे अनिवासी भारतीय नहीं हैं। तो भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था और पेंटागन ने ऐसा बताया है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है। और दोस्तों ये मिस्टर राज अय्यर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले अय्यर सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार हैं और सूचना प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी में सचिव का सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व यह कर भी चुके हैं। और अमेरिकी सेना में 3 सितारा जनरल के समकक्ष इस पद को ग्रहण करने वाले अय्यर सेना में सूचना प्रौद्योगिकी के 16 अरब डॉलर के वार्षिक बजट पर मार्गदर्शन करेंगे। 100 देशों में तैनात 15,000 असैन्य एवं सैन्यकर्मी इनके अधीन काम करेंगे। अय्यर प्रतिद्वंदी चीन और रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना को डिजिटल स्तर पर मुकाबला करने के लिए आधुनिकीकरण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में भी मार्गदर्शन करेंगे। कितना महत्वपूर्ण पद है दोस्तों यह। तो डॉक्टर अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली के रहने वाले हैं। त्रिची के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं तेलंगाना नया राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकलकर। और आंध्र प्रदेश दोस्तों ध्यान रखिएगा भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। हाँ, जब भारत स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य का गठन भाषाई लैंग्विस्टिक बेस पर जो पहला राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश ही बना था दोस्तों। और उसी से निकलकर यह तेलंगाना बना है। उसके इस तरह से अब देश की 25 हाई कोर्ट में से एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। तो ध्यान रखेंगे यह तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन शपथ दिलाई है इनको। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 214 में पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि देश के 25 हाई कोर्ट में सब जगह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है। और यह दिल्ली हाई कोर्ट में 2007 में जज बनी थी। अब यह तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। और दोस्तों जस्टिस सुधांशु धूलिया टू हेड गुवाहाटी एससी, ये देख रहे हैं हमने बताया कि यह जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में होंगे, इनका नाम ले लिया गया है। तो 1960 में जन्मे न्यायमूर्ति धूलिया की शिक्षा देहरादून, इलाहाबाद और लखनऊ में हुई थी। उन्होंने इतिहास में एमए करने के बाद 1986 में इलाहाबाद से विधि की डिग्री हासिल की। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी। फिर उत्तराखंड वर्ष 2000 में, ना ध्यान रखेंगे, वर्ष 2009 नवंबर, वर्ष 2001 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद ये लोग उत्तराखंड शिफ्ट हो गए और वहां पर राज्य के पहले मुख्य स्थायी अधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता बनाए गए, क्योंकि यह जो है उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। तो 2004 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने और 1 नवंबर 2008 को हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। और उनके पिताजी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील थे, माता शिक्षिका थी। और इनके भाई एक हैं, वह तिग्मांशु धूलिया का नाम दोस्तों सुना होगा, जाने माने फिल्म निर्देशक हैं। याद रखेंगे दोस्तों, वह काफ़ी चर्चा में और बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं, हासिल और भी, जैसे कि अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर में वह जो मेन भूमिका में थे एक तरह से देखा जाए, तो वह जो है उन्हीं के यह भाई हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों सत्या पॉल। यह जो है फैशन की दुनिया का जाना माना नाम था दोस्तों, अब दुनिया में नहीं रहे। 1942 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। उनका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बुधवार को 79 ईयर की उम्र में निधन हो गया। सत्यपाल फैशन की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े भी डिज़ाइन किए थे दोस्तों। साड़ी को मतलब परंपरागत साड़ी तो बहरहाल बहुत सालों से पहनते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फैशन के तरीके से डेवलप किया, फिर से कह सकते हैं
समकालीन जनता के लिए, हाँ कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी फैशन को डिजाइन करते हुए। तो इस तरह से उन्होंने एल्फेयर 1980 में स्थापना की। 1986 में बेटे पुनीत के साथ पहला डिजाइनर लेबल भी लॉन्च किया था। और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, डिजाइनर के साथ साथ एक उद्यमी से अधिक एक साधक। ये बाद में ओशो से जुड़ गए, फिर अध्यात्म के क्षेत्र में चले गए और पूरी तरह से वहीं पर सदगुरु का नाम सुना होगा। अंत में वह ओशो की मृत्यु के बाद सदगुरु से जुड़े और उन्हीं के आश्रम में कह सकते हैं योग साधना में ही उनकी मृत्यु हुई। तो यह अभी चर्चित व्यक्तित्व हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। अमेरिका क्रिटिसाइज इंडिया ऑन द इश्यूज ऑफ डिजिटल टैक्स। दोस्तों अमेरिका ने भारत के डिजिटल टैक्स पर काफ़ी जो है खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के साथ भेदभाव कर रही है। तो अमेरिका ने कथित डिजिटल टैक्स के मुद्दे पर भारत, इटली, टर्की सहित देशों की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि भारत, इटली और तुर्की का डिजिटल सेवाओं पर कर लेना अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण है। अमेरिका ने कहा है कि तकनीकी दिग्गजों पर भारत का 2% कर अमेजोन, गूगल, फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों पर बोझ है जो अतार्किक, विभेदकारी और अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांतों के खिलाफ है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय ने पाया कि भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स, जिसे डीएसटी कहते हैं, या इक्वलाइजेशन लेवी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई करने योग्य है। तो दोस्तों जो ये यूएसटीआर है, धारा 301 के तहत इस पर जो है कार्रवाई कर सकती है। तो पिछले जून में ही धारा के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। 301 धारा के तहत आधारित रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का इक्वलाइजेशन लेवी अंतरराष्ट्रीय कर कानूनों के प्रतिकूल है, यानी यह ठीक से कर नहीं ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, हमारे देश की कंपनियों पर भार पड़ रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। दोस्तों यूएसटीआर कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट किया और उसने रिपोर्ट में कहा, उसने जांच किया और कहा कि भारत के जीएसटी के खिलाफ धारा 301 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस तरह से भारत सरकार ने यह 2016 में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के देश में लेन देन करने, आय को कर के दायरे में लाने के लिए डिजिटल सेवाओं पर इक्वलाइजेशन शुल्क लगाना शुरू किया था। क्योंकि दोस्तों ये सब कंपनियां आप देखते हैं कितना ज़्यादा भारत में विस्तार कर रही हैं, ऐसे में अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो कैसे मतलब बात बनेगी। यही कारण है कि भारत 2016 से ले रहा है, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। तो यूएसटीआर ने कहा है कि 119 कंपनियों को इस कर के दायरे में आने वाला पाया गया। इसमें से करीब 72% यानी 86 कंपनियां अमेरिका की हैं। उसके बाद चीन और ब्रिटेन की 7 और फ्रांस की 6 और जापान की 5 कंपनियां हैं। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इस भारत, टर्की, इटली सहित देशों पर अमेरिका ने कहा है भेदभाव का आरोप लगाया है। तो इस तरह से भारत पर यह कार्रवाई कर सकता है। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा और टैक्स भी जरूरी है। बिना टैक्स के हम कैसे देश की प्रगति, राजकोषीय घाटा है या भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको हम कैसे सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो इस तरह से इस तरह के टैक्स बहुत ही आवश्यक हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। बहुत ही छोटी एक पुस्तक का आज नाम मैंने दिया है, मिस्टर आर कौशिक जी हैं और बुक है ये, जो है ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का नाम है, बस इसको ध्यान रखेंगे, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। यानी यह नामक एक पुस्तक है जो भारत के पिछले 12 टूर डाउन अंडर को दर्शाती है। इसको लॉन्च किया है ब्रेडमैन संग्रहालय पहल नामक पुस्तक, यानी वरिष्ठ क्रिकेट लेखक आर कौशिक द्वारा यह लिखी गई है। ध्यान रखना इस पुस्तक को किसने लिखा है, आर कौशिक ने लिखा है। तो यही इतना आप इसमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। आप देख रहे हैं कि फीमेल अंपायर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेल टेस्ट मैच। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच शुरू हो गया है। तो महिला अंपायर ने मैच की कमान संभाली है, यानी 144 साल के टेस्ट मैच इतिहास में पहली महिला अंपायर ने कमान संभाली है। तो दोस्तों इनका नाम है, आप देख सकते हैं, क्लेयर पोलोसाक इनका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया की 32 वर्षीय चौथे अंपायर की भूमिका में है। वह इससे पहले पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की भी उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा।
अब बढ़ते हैं डकार रैली, इंडियाज राइडर संतोष बाइक क्रैश्ड। दोस्तों, भारत के जाने माने मोटरसाइकिल रेसर CS संतोष को सऊदी अरब में चल रही डकार रैली के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उन्हें दवा देकर कोमा की स्थिति में रखा गया है। उन्हें एयर एम्बुलेंस में रियाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोटरसाइकिल रेसर CS संतोष, ये उनका चित्र है, यह भारत से संबंधित हैं और इस तरह की दुर्घटना पिछले वर्ष 2020 में हुई थी, जिसमें राइडर पाउलो गोंजाल्वेज की डकार रैली में भाग लेते हुए मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। तो यह उनकी अभी बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 24 घंटे के लिए निरीक्षण में उनको रखा गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी रैलियों में से एक हीरो मोटो स्पोर्ट्स टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 साल के यह खिलाड़ी हैं CS संतोष। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में बहुत ही वन लाइनर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। संस्थानों का एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, इकट्ठा मत याद करिए, ऐसे ही 10-10 संस्थान याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इंडियाज लीडिंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर, तो दोस्तों श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में, बहुत खूबसूरत शहर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। दोस्तों आगरा ताज नगरी है, यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों एरिड लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में ही होगा, तो जोधपुर में है। और दोस्तों सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहां पर अवस्थित है। इसी तरह से भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। दोस्तों हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, मध्य प्रदेश। और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट असम में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन एजुकेशन वाराणसी में है दोस्तों। और इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में है, जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पटना में है, बिहार की राजधानी पटना। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रसायनी महाराष्ट्र में है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है संस्थान? चेन्नई में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी पुणे में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र यानी नेशनल एंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च सेंटर गोवा में है। और दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है और ये हरियाणा में है। दोस्तों तो इस तरह से इस तरह के सेंटर्स को एक जगह लिस्ट बना करके इनको याद करने की आदत डालिए और धीरे धीरे यह याद हो जाएंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहूंगा जो कि लगातार उत्तर देते हैं, वो लोग गलतियां कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा भी है। और हालांकि एक दिन मैं रखूंगा, इसमें जो पूरे वीक का डिस्कशन करूंगा जितने लोगों ने गलतियां की हैं। सारे उत्तर को नहीं करूंगा, जिस प्रश्न का उत्तर गलत किए हैं उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। दोस्तों चूंकि मैं देख रहा हूं लगातार आप लोग गलतियां कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि न्यूज पूरी तरह से आप सुनते नहीं, जल्दबाजी में उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, यह वनडे एग्जाम है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप परीक्षा में काफी पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उत्तर जल्दबाजी ना करें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। आज उत्तर देने वालों में है शुभम रघुवंशी, विक्की, दीपेश शर्मा, राजेश कुमार, वैष्णवी मते, सूरज उपाध्याय, अरविंद कुमार, ज्ञान रंजन साहू, सुकन्या जैना, आशुतोष कुमार, विनय शर्मा, कविता भाटी, प्रियंका गुप्ता, संजय नेगी। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। तो आशा करता हूं कि आज भी आप लोग उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑन विच रिवर इज द चूटक
प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्योक नदी, सिंधु नदी, सुरु नदी या चेनाब नदी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जिनेवा, पेरिस, रोम या एथेंस में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भाषण चौर द्वीप का निर्माण किस देश ने किया है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडोनेशिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 20, 22, 23 या 25? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? गीता मित्तल, रंजना मिश्रा, हिमा कोहली या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फैशन, साहित्य, संगीत या अभिनेता के जगत से? इस तरह से इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली, हर्ष भोगले, आर कौशिक या सुनील गावस्कर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर क्लेयर पोलोसाक जो 32 वर्षीय हैं किस देश की हैं? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, CS संतोष का संबंध किस खेल से है? कार रेसर हैं, मोटरसाइकिल रेसर हैं, बिलियर्ड्स से हैं संबंधित या शतरंज से? और अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? सूरत में है, मुंबई, अहमदाबाद या मैसूर? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर सही दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।